प्रोटोकॉल को लेकर इस समय बड़ी चर्चा हो रही है। सरकार को बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई विदेशी मेहमान भारत आए तो उसे नेता प्रतिपक्ष को मिलने का समय देना चाहिए, ये परंपरा रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले एलओपी की जिम्मेदारियां भी अगर समझ ली जाती तो बेहतर होता है। हो सकता है इस तरह की शिकायत करने का मौका ही नहीं आता। अब क्या है पूरा मामला और शिकायत राहुल गांधी की कितनी जायज़ है, आज इस पर चर्चा करेंगे। इधर झारखंड की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। खबर है कि महागठबंधन की राजनीति अब बिहार के बाद झारखंड में भी खत्म होती नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे सोरेन का महागठबंधन से मोह भंग हो गया? क्या सच में सोरेन एनडीए के पाले में जाने वाले हैं? ऐसी कौन सी गुगली फेंकी गई है बीजेपी की तरफ से जिससे सोरेन पाला बदलने जा रहे हैं? चर्चा इस पर भी करेंगे। और 160 सफाई कर्मचारी अचानक गायब हो जाएं तो कैसी अफरा तफरी मचेगी, इसकी कल्पना कीजिए आप। सवाल ये उठ रहे हैं कि योगी बाबा के उत्तम प्रदेश में क्या ये सभी अवैध घुसपैठिए थे जो अचानक गायब हो गए, या फिर मामला कुछ और भी पेचीदा है? क्योंकि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक नज़र इस पर भी होगी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आज़ादी, चर्चा करने की आज़ादी या फिर निर्णय लेने की आज़ादी, लेकिन यहाँ कोई भी चर्चा की अनुमति हो ही नहीं रही। ये बड़ी परेशानी एलओपी राहुल गांधी की है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच एक बड़ी रणनीति तैयार हो उससे पहले ही यहाँ देश के भीतर की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने से पहले ही ये बयान दिया कि केंद्र सरकार भारत आ रहे विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेताओं को मिलने ही नहीं देती। अपनी ये शिकायत राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रखी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा में विपक्ष के नेता का विदेशी गणमान्य नागरिकों से मिलना एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान आते हैं या जब भी मैं विदेश जाता हूं तो सरकार कहती है कि विपक्षी दलों के नेता से ना मिले। ये उनकी पॉलिसी है। बाहर से आने वाले डेलीगेशन के साथ एलओपी की मीटिंग होती है। ये हमेशा से ट्रेडिशन रहा, हमेशा से होता आया है। लेकिन मोदी सरकार से बाहर आने वाले डेलीगेट्स का कहना है कि एलओपी से नहीं मिलेंगे। ये हर बार किया जा रहा है। शिकायत राहुल गांधी ने की है। उनका ये भी कहना है कि हमारे भी सभी से रिश्ते हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का अपना एक अलग नजरिया होता है। विपक्ष भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी सरकार नहीं चाहती कि अपोजिशन विदेशी मेहमानों से मुलाकात करे। प्रधानमंत्री पर इसे फॉलो न करने का राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है, ये कहकर कि उन्हें इससे इनसिक्योरिटी फील होती है। पुतिन की भारत यात्रा को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब राहुल गांधी की जो शिकायत है, हो सकता है कुछ लोगों को जायज़ लगे, लेकिन सोचने समझने वाली बात यह भी है कि एलओपी की जिम्मेदारियां क्या राहुल गांधी पूरी तरह से निभा रहे हैं? जब ट्रंप कहते हैं भारत की इकोनॉमी डेड है, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए भारत की इकोनॉमी को डेड बताते हैं। छुप छुप कर विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश विरोधी ताकतों से सरकार गिराने की मदद मांगते हैं। संसद में किसी बड़े महत्वपूर्ण बिल पर जब भी चर्चा होनी होती है तो एलओपी यानी राहुल गांधी अचानक गायब हो जाते हैं, टूर पर चले जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि चीनी सेना से हमारे सैनिक पिट रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने राफाल गिराया तो आप मान लेते हैं। अमेरिका कहता है कि युद्ध हमने रुकवाया तो भी आप मान लेते हैं। भाई, सरकार की ना सुने तो कम से कम अपनी सेना की तो बात रखें, सेना का तो मान रखें। सेना से भी सवाल पूछे जाने लगते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए फिर से केस फाइल करा दिया जाता है। क्या राहुल गांधी ने कभी विपक्ष के नेता होने की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई हैं? सवाल ये भी उठता है। और उनकी शिकायत कहाँ तक सही है, इसकी एक बानगी हम आपको देते हैं। देखिए, जब बांग्लादेश में बवाल काटा जा रहा था, वहाँ की पूर्व पीएम शेख हसीना जब यहाँ भारत आई थी तो क्या सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी? उसकी तस्वीरें भी हैं, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि डेलीगेशन से नहीं मिलने दिया जाता? बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन सोनिया गांधी ही सबसे मुलाकात करती थी। इसकी भी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेट्स के तौर पर विदेश गए थे कांग्रेस लीडर, तब भी राहुल गांधी ने उन पर सवाल उठाए थे। शशि थरूर का मामला आपको याद ही होगा।
भाई जब आप अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपकी गतिविधियां क्या होती हैं उस पर सबकी नज़र होती है। सोशल मीडिया के ज़माने में अब कुछ भी छुप नहीं सकता। संसद आप चलने नहीं देते, बिल आप पास नहीं होने देते। जब भी बिल पास होने की बात आती है आप गायब हो जाते हैं। देश के हितों की बात आते ही आप पाला बदल लेते हैं। तो ये कैसा एलओपी है जो जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो सवाल भले ही जायज़ हो, पर क्या रूसी राष्ट्रपति राहुल गांधी से मिलने में भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं? ये भी बड़ा सवाल है। आप सभी को पता ही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस सालाना समिट के लिए भारत में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2022 में यूक्रेन विवाद के बाद ये उनका पहला दौरा है। इसके पहले दिसंबर 2021 में उन्होंने भारत देश का दौरा किया था। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी की आदत में आ चुका है कि जब भी इस तरह की कोई महत्वपूर्ण गतिविधि देश में होती है, वो लाइमलाइट पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं और अब देश के लोगों को भी उनकी आदत पड़ चुकी है, तो शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। सवाल सीधा सा है कि क्या राज्य में 16 साल बाद बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर एक साथ आने वाले हैं? चर्चा इस पर जोरों से है। क्या हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच कोई नया समीकरण तैयार हो चुका है? आइए पूरी राजनीतिक पड़ताल आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा कर रख दी है। 17 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने लिखा कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। इस एक लाइन के बाद सियासत तो जैसे झारखंड की गर्मा गई। अटकलें शुरू हो गई कि क्या झारखंड में बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में है, जिसमें जेएमएम के अलावा कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल भी शामिल हैं। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान सहयोगियों के बीच जो खींचतान सामने आई, हमने भी आपको अपने कई वीडियोस में बताया था कि जेएमएम और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर के खींचतान हुई थी। ये उसी का असर देखने को मिल रहा है। जेएमएम बिहार में सीमा से सटी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने एक भी सीट देना जरूरी नहीं समझा। साथ ही घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने जीत भी दर्ज करा ली, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे को हार का सामना करना पड़ा। अब बात उस घटना की जिसने अटकलों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि उनकी गुप्त मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। भले ही इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं की ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी तरफ राज्य के कार्यक्रमों में कांग्रेस और आरजेडी के मंत्रियों का न आना भी एक बड़ा संकेत है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में सहयोगी दलों का गायब रहना और बड़े सरकारी कार्यक्रमों के पोस्टरों से इनकी तस्वीरें भी गायब होना सवालों को और भी ज्यादा गहरा करते हैं। आपको बता दें 2005 से लेकर 2009 तक दोनों दलों की गठबंधन की सरकार चली। इस दौरान अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने एक के बाद एक, लेकिन 2009 में ये गठबंधन टूट गया और जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब अगर ये नया समीकरण बनता है तो 16 साल बाद दोनों दलों में फिर एक साथ आने की गुंजाइश बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब अगर विधानसभा के नंबर गेम की बात करें तो 2024 के चुनाव परिणाम के हिसाब से जेएमएम के पास हैं 34 सीटें, कांग्रेस के पास हैं 16 सीटें और आरजेडी के पास हैं 4 सीटें। इधर सीपीआई-एमएल के पास 2 सीटें हैं, यानी महागठबंधन के पास कुल 56 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 21 सीटें हैं, जेडीयू के पास 1 सीट है, एलजेपी-आर के पास 1 सीट है और आजसू के पास भी 1 सीट है। तो एनडीए कुल मिलाकर 24 सीटें जोड़ पाती है। ऐसे में अगर जेएमएम और बीजेपी हाथ मिला लेते हैं तो ये कुल मिलाकर 58 सीटें हो जाती हैं, जो सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं, बहुमत के साथ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन के बीच अभी दूरी साफ दिखाई दे रही है। सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम है, वहाँ का जो मुख्य कार्यक्रम है, प्रमुख कार्यक्रम है जनता के लिए, ऐसे कार्यक्रमों से कांग्रेस का दूर रहना, आरजेडी का दूरी बना लेना, ये एक बड़ा संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मोरहाबादी मैदान के एक बड़े कार्यक्रम के पोस्टर में भी सहयोगी दलों की तस्वीरें गायब रहीं। अब यही वो घटनाएं थी जिनके तुरंत बाद सोरेन दंपति दिल्ली के लिए रवाना हो गए और फिर
शाह से मुलाकात भी की, इसकी खबरें फैल गई। हालांकि अगर सोरेन एनडीए के साथ आते हैं तो महागठबंधन जरूर कमजोर होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होगी। अब देखना यह है कि क्या झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर नया समीकरण बनाने वाले हैं? क्या 16 साल बाद फिर से दोनों दल संयुक्त सरकार चलाएंगे? ये सवाल अब चर्चा का केंद्र में है। खैर, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सारे रास्ते खुले होते हैं और आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में हम और आप एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। और आइए अब लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां राजधानी लखनऊ में नागरिकता सत्यापन अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 160 सफाई कर्मचारी दस्तावेज दिखाने से पहले ही गायब हो गए। अब क्या ये सभी अवैध घुसपैठिए थे जो अचानक गायब हो गए? और 1, 2, 40-50 नहीं, 160 के आसपास इनकी गिनती बताई जा रही है। दरअसल लखनऊ नगर निगम जब कूड़ा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों से आधार, पहचान पत्र और नागरिकता संबंधी तमाम दस्तावेज जब मांगे जा रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पूरे 160 कर्मचारी एक साथ काम छोड़कर भाग निकले। नगर निगम भी हैरान हो गया, प्रशासन परेशान हो गया। मेयर सुषमा खरकवाल ने साफ कह दिया कि ये स्थिति गंभीर संदेह भी पैदा करती है कि अचानक 160 लोग कहां गायब हो गए। उनके मुताबिक इन कर्मचारियों में से कई तो खुद को असम का निवासी बता रहे थे, लेकिन आधार और एनआरसी दस्तावेज मांगते ही वो फरार हो गए। शक ये है, संदेह ये है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। जांच का दायरा इसके बाद और भी तेज कर दिया गया। मेयर ने लखनऊ की कई अवैध बस्तियों का निरीक्षण किया। कई थाना क्षेत्रों के शंकरपुरवा, बहादुरपुरा में जब पहचान पत्र मांगे गए जाकर, तो ज़्यादातर लोग अपने वैध दस्तावेज दिखा ही नहीं पाए। कार्रवाई के दौरान 25 अवैध तेलिया वाहन, 2 टाटा मैजिक मौके पर ही जब्त कर ली गई। साथ ही अवैध बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी दे दिए गए। अधिकारियों का कहना यह है कि 160 लोगों का अचानक गायब हो जाना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जांच टीमें अब मोबाइल लोकेशन, कंपनी रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर इनकी पहचान कर रही हैं, इन्हें ढूंढ रही हैं, तलाशी की जा रही है। मेयर ने यह भी बताया कि पिछले साल लखनऊ में 6 रोहिंग्या पकड़े गए थे, जो दिन में मजदूरी करते थे और रात में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते थे। इसीलिए इस बार प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चला चुके हैं। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी के बाद लखनऊ में ये अभियान अब तेज कर दिया गया है। मेयर ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी भी गतिविधि की जानकारी अगर होती है तो तुरंत प्रशासन को या पुलिस को सूचना दें। इसकी 15 दिनों के भीतर अवैध रूप से बनी बस्तियों को खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ में सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन का ये अभियान अभी चलता रहेगा। अब आगे क्या होता है और कितने लोग गायब होते हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बाबा के उत्तर प्रदेश में अब उत्तम प्रदेश बनाने के लिए घुसपैठियों पर अवैध तरीके से जो घुसपैठिए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।